नौज की सीमा से लगा हुआ छोटा सा कस्बा सकारी। कहने को तो ये कस्बा था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसकी सीमा कई तरफ से घने जंगल क्षेत्र से घिरी हुई थी। हालांकि शहरीकरण बढ़ने के बाद से लोगों ने कई जगह जंगल से काट कर रास्ते निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी यहां प्रचुर मात्रा में जंगल मौजूद थे। ऐसे ही एक रास्ते पर काली चमचमाती मारुति डिजायर में बैठा एक परिवार आगे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ अच्छी खासी मात्रा में पेड़ होने की वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक ढंग से उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। गाड़ी चला रहे थे 48 वर्षीय अमर सिंह। सलीके से कटी हुई मूछें और रौबीला व्यक्तित्व उनके किसी बड़े पद पर होने का इशारा कर रहा था। बगल में बैठी थीं उनकी पत्नी सावित्री, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद यह चेक करने के लिए शीशा देख लेती कि कहीं उनका मेकअप ना उतर गया हो। गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे थे 19 साल का विशाल और 18 साल की कनिका। कनिका होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए किसी के व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, जबकि विशाल कान में ईयरफोन लगाए फोन पर गेम खेलने में मशगूल था। सावित्री ने गाड़ी चलाते अमर से पूछा, अब और कितना दूर है? बस आ ही गया, अमर ने कहा। चिंता मत करो, पिछले 3 घंटे का सफर हमने यूं ही बेकार नहीं किया। जब तुम उस जगह को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। फिर अमर ने गाड़ी के ऊपर की तरफ लगे रियर व्यू में पीछे बेफिक्री से बैठे अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई फर्क भी पड़ता है कि हम कहां जा रहे हैं। यह सुनकर सावित्री पीछे मुड़ी और अपने फोन में मशगूल विशाल और कनिका से बोली, तुरंत फोन साइड में रखो, बहुत देर चला लिया फोन। विशाल और कनिका ने तुरंत उनकी बात मानकर फोन को गाड़ी की सीट पर रख दिया। विशाल ने अमर से उत्साहित होकर पूछा, वो महल आ गया क्या पापा? अभी बस आने ही वाला है, अमर ने जवाब दिया। अगला सवाल कनिका का था, तो क्या यह सच है कि आप एक राजा हो? यह सवाल सुनकर अमर ने पहले भौहें चढ़ाई और फिर बोला, मैं राजा नहीं, एक राजघराने का वंशज हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे विक्की चाचा हैं। विशाल हंसकर बोला, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर हम हैं तो एक रॉयल फैमिली से ही। अमर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री भी समझ रही थी कि बच्चों के सवालों से अमर थोड़ा असहज हो गया है, तो उसने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, विक्की से तो बात कर लीजिए, वो तो हम लोगों से पहले ही वहां पर पहुंचा हुआ है, आखिर पता तो चले कि रहने खाने का क्या इंतजाम है। अमर हल्के से मुस्कुराकर बोले, तुम्हें तो पता ही है कि विक्की इन सब मामलों में बहुत तेज है। उसने हफ्ते भर पहले ही महल पहुंचकर न सिर्फ वहां की साफ सफाई करवा दी, बल्कि उस जगह को एकदम रहने लायक बना दिया है। वैसे भी हम बस पहुंच ही गए हैं। इतना कहकर अमर ने एक शार्प कट से गाड़ी को मोड़ दिया। जंगल से भरा रास्ता अब खत्म हो चुका था और वे लोग वापस आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अब वे सकारी के प्रसिद्ध पटेल बाजार से गुजर रहे थे। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी की गति थोड़ी धीमी करनी पड़ गई थी। उसने सावित्री से कहा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिद करने पर यहां ले तो आया हूं, लेकिन यह बात दिमाग में बैठा लो कि ज्यादा दिन नहीं रुकना होगा। डील जैसे ही फाइनल होगी तुरंत वापस शहर चले जाएंगे। सावित्री ने हल्के से सिर हिला दिया। सावित्री और बच्चे तो काफी खुश थे, लेकिन अमर के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हल्की सी गंभीरता थी। चाय की टपरी पर 28 साल का बलविंदर अपना छोटा सा काला बैग हाथ में लिए बैठा था। हल्का सांवला और थोड़ा स्लिम दिखने वाला बलविंदर माथे पर लाल टीका लगाए बैठा हुआ था। स्लेटी रंग की सादी सी हाफ शर्ट में वो अपनी उम्र से भी बड़ा लग रहा था, लेकिन उसे फिलहाल उस बात की परवाह नहीं थी। वो चाय पीते हुए बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नजर मार लेता था।
बड़े से बर्तन में चाय उबालते मोंटी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, का बिल्लू भैया, इतना टेंशन में क्यों है? मोंटी के साथ काम करने वाले उसके छोटे भाई धीरू ने कहा। अरे महल बिकवाने जा रहे हैं, टेंशन तो रहेगा ही ना। ये सुनकर मोंटी हंसकर बोला, खा बिल्लू भैया, आज तो बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं। बलविंदर उर्फ बिल्लू गुस्से में आकर बोला, अबे चाय दो कस्टमर लोगों को चुपचाप, ज्यादा बकर बकर करोगे तो दुकान नहीं चलेगी तुम्हारी। यह महल बेचना क्या बच्चों का खेल है? इतनी सारी पार्टियों में से एक के बाद एक कांटेक्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक अमेरिका में रहने वाली पार्टी मानी, लेकिन उन तक भी महल से जुड़ी अफवाह पता नहीं कैसे पहुंच गई। यह सुनकर मोंटी अपनी बड़ी सी तूंद पर हाथ फिराते बोला, इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? वो लोग गूगल सर्च मार लिए होंगे, टॉप हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया करके। बलविंदर थोड़ा खींचकर बोला, एक तो जब से इंटरनेट का दौर आया है, हम ब्रोकर का जीना हराम हो गया है। मकान खरीदने बेचने से पहले उसके बारे में सब जानकारी पता करने की कोशिश करते हैं लोग। अरे यही सब करना है तो हमें फिर क्यों हायर करते हो? खुद ही दोनों पार्टी आपस में बात करके डील फाइनल कर लो। मोंटी को बलविंदर की खींच पर हल्की सी हंसी आ गई, जिससे उसकी तोंद भी हल्की सी ऊपर नीचे हुई। उसने चाय को कढ़ाई से चलाते हुए कहा, आप चिंता मत करो बिल्लू भैया, आज तो माता जी ने भी टीका लगाकर भेजा है, आज आपके सारे काम बन जाएंगे। बलविंदर वहां से उठकर चाय के डिस्पोजेबल ग्लास को कूड़ेदान में फेंकता हुआ बोला, एक तो जब तुम कोई बात करते हो तो हमें समझ में नहीं आता कि सच में परवाह करते हो इसलिए कह रहे हो कि खाली मजे ले रहे हो। मोंटी फिर से खिलखिलाते हुए बोला, कहा भैया जी आप भी, हम बड़े भाई से मजे थोड़ी ही लेंगे। तभी मोंटी और बलविंदर दोनों ने रास्ते से एक काली गाड़ी को गुजरते देखा। यह देखकर बलविंदर बोला, अमर सिंह जी भी आ गए? इनके इतनी जल्दी यहां पहुंचने की उम्मीद ही नहीं थी। अबे तुम अपना 10 रुपया लो, हम भी भागते हैं महल की तरफ। मोंटी मना करता हुआ बोला, अरे पैसे रखिए, जब डील फाइनल हो जाएगी तो पार्टी लेंगे एकदम जोरदार तरीके से। इसके बाद बलविंदर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। 10 कदम की दूरी पर था। आगे की सड़क हल्की सी ढलानदार थी। अमर की गाड़ी उस ढलान से नीचे उतरकर अब एक बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ी हुई थी। गाड़ी की आवाज सुनकर 2 लोग भागे भागे आए और गेट को पूरी तरह खोल दिया। अब गाड़ी महल के परिसर में प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते अमर के चेहरे पर ज्यादा हैरानी के भाव नहीं थे, लेकिन सावित्री और दोनों बच्चे आंखें फाड़ इधर उधर देख रहे थे। वो महल तमाम ऐतिहासिक स्थलों की तरह बेहद भव्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी 25,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना वह प्राचीन कलाकृति का अद्भुत नमूना था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने 3-4 एक मंजिला मकान देखकर सावित्री ने जिज्ञासावश पूछा, सुनिए, ये सब मकान किसके लिए बने हुए हैं? अमर ने जवाब दिया, यहां पुराने समय में दास दासियां रहते थे, इन्हें पुराने जमाने का सर्वेंट क्वार्टर समझ लो। गाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी हरी भरी जमीन नजर आई। यह देख कनिका बोली, वाह पापा, यहां तो महल के अंदर ही इतनी हरियाली है। अमर अपनी बेटी की नादानी पर पहले हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर कहा, ये उद्यान हुआ करते थे, यानी कि राजा महाराजा लोगों के समय के बाग। अब तो खैर यहां ठीक ठाक फूल पत्ते ही हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी जब जिंदा थे तब इस जगह की सुंदरता अलग ही थी। गाड़ी अब सीधा महल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। परिसर की सबसे चौड़ी लंबी इमारत वही थी। कहने को तो महल में 4 ही मंजिलें थीं, लेकिन उसकी चौड़ाई देखने पर कोई भी बता सकता था कि एक मंजिल पर कम से कम 4 से 5 कमरे तो होंगे ही। विशाल महल को देखकर बोला, पापा, अभी तक मुझे लगता था कि हमारा घर काफी बड़ा है, लेकिन इस जगह तो 4-5 परिवार आराम से रह सकते हैं। अमर मुस्कुराकर बोले,
इसे इसी वजह से महल कहा जाता है, घर नहीं। कनिका ने दाईं तरफ एक पुरानी सी दिखने वाली स्विफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो पापा, विक्की चाचा की गाड़ी। उसके इतना कहने की ही देर थी कि उन्होंने देखा कि महल के मुख्य द्वार से निकलकर मुस्कुराता हुआ विक्रम उर्फ विक्की उन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। 40 वर्ष के विक्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट विद्यमान थी। खान पान और व्यायाम की वजह से वो इतना उम्र दराज नहीं लगता था। उसने काफी कैजुअल सी एक पीली शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। अमर के चेहरे पर जिस तरह हमेशा ही एक गंभीरता व्याप्त रहती थी, उसके ठीक उलट विक्रम चेहरे से ही काफी खुश मिजाज प्रतीत होता था। वो गाड़ी के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते भाभी, भाई साहब, और कैसे हो बच्चों? विशाल मुस्कुराकर बोला, क्या चाचा, पहले से भी जवान लग रहे हैं। हाँ, तू भी एक्सरसाइज किया करना मेरी तरह, तू भी जवान हो जाएगा। अच्छा, अब सब लोग बाहर तो आओ, या फिर गाड़ी में ही बैठे रहने का इरादा है? उसके इतना कहते ही सब लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। आसपास देखने पर ही उस परिसर की भव्यता मालूम होती थी। विशाल ने कनिका से कहा, कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक स्थल देखने को आए हों। कनिका मुंह बनाकर बोली, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह ऐतिहासिक जगह ही है। डोंट बी सो ऑब्वियस। विशाल बोला, वाह, फिर से अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दी मैडम ने। अमर के साथ बैग निकलवाते वक्त विक्रम ने कहा, इसीलिए तो वो अमीरों की बच्ची लगती है, तू तो किसी मिडिल क्लास फैमिली का लगता है। विशाल ने हंसकर कहा, आपने अभी से ही मेरी टांग खींचना शुरू कर दी। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मुझे तो कोई शर्म नहीं हिंदी में बात करने में। अरे वाह रे हिंदी के उपासक, चल चल सामान निकलवा, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। विक्रम की बातें सुनकर विशाल भी सामान निकलवाकर महल में रखवाने के लिए चल पड़ा। अमर ने एक भारी बैग जमीन पर रखते हुए आसपास देखते हुए कहा, ये गार्ड्स कब से रखवा दिए? मैं जब आया तो मुझे लगा कि खुद से ही गेट खोलना पड़ेगा। ये गार्ड्स कब रखवा दिए? मैं जब आया तो मुझे लगा कि खुद से ही गेट खोलना पड़ेगा। इस पर विक्रम थोड़ा सा खिलखिलाकर बोला, अरे वो गार्ड्स नहीं है भैया, थोड़े दिन पहले साफ सफाई के काम करने के लिए जो लेबर आई थी ना, वही लोग हैं। अब आप तो जानते ही हो कि ये लोग दादाजी और पिताजी को कितना मानते थे, इसलिए बिना कहे ही लोकल लोग इतनी मदद कर देते हैं। ऐसे ही एक रसोइया और बाकी लोगों का भी इंतजाम हो गया है। अपने बंसी काका ने इन सबको रोक लिया था। अमर सिर हिलाते हुए बोला, चलो अच्छा है। बिल्लू की कोई खबर? कब तक आएगा? विक्रम बोला, बिल्लू तो अभी 5 मिनट में ही आ जाएगा, लेकिन एक और समस्या हो गई है भाई साहब, वीणा दीदी का भी लड़का आ रहा है। अमर ने अचानक से सामान निकलवाना रोक दिया और गहरी सांस लेकर बोला, यह तो होना ही था। वीणा दीदी पूरे परिवार के माथे पर कलंक लगाकर एक साधारण परिवार में किसी और बिरादरी के लड़के के साथ शादी करके भाग गईं। लेकिन हमारे पूजनीय पिताश्री की लाडली हमेशा से ही रही थी, वे जिसके चलते जायदाद में 1/3 हिस्सा उसका भी है। विक्रम बोला, वैसे भैया, दीदी को जब मैंने बताया कि महल के लिए सही दाम मिल रहे हैं तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब पिताजी की वसीयत के हिसाब से अगर संपत्ति बेची जा रही है तो उसमें भी रकम का 1/3 हिस्सा उनका होगा। अमर ने एक पल रुककर कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, पिताजी दूरदर्शी तो थे। उन्हें पहले से ही पता था कि इस महल को कभी भी बेचने की नौबत आ सकती है। खैर, तो फिर तुमने बात की थी क्या वीणा दीदी से? वे कब आ रही हैं? दीदी तो शायद ना आए भैया, क्योंकि वो हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहती। पिछली बार भी हमने उन्हें तब देखा था जब पिताजी की आखिरी सांसें चल रही थीं। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? अमर की आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया था। पिताजी मृत्युशैया पर थे, लेकिन उस दिन भी दीदी को मैंने काफी खरी खोटी सुना दी, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। विक्रम के चेहरे पर परमानेंट मुस्कुराहट भी यह सुनकर कुछ पलों के लिए गायब हो गई। उसने विषय बदलते हुए कहा, दीदी ना आए ना सही, लेकिन डील फाइनल होते वक्त उनका बेटा यहां पर जरूर रहेगा। अमर कुछ याद करने की मुख मुद्रा बनाते हुए बोले, बेटा यानी कि अक्षत? जी भैया, पिछली बार पिताजी के अंतिम संस्कार के दिन देखा था तो 14 साल का था।
अब तो लगभग 24 का हो गया होगा। ठीक है, उसे ही आने दो। डील को पूरी तरह फाइनल होने में भी वैसे वक्त लगेगा। अभी तो सामान अंदर करके बिल्लू का इंतजार करते हैं। उसने भरोसा दिया था कि महल से जुड़ी अफवाहों के बाद भी अमेरिका वाली पार्टी महल खरीदना चाहती है। बाकी की जानकारी उसी से ले लेंगे। विक्रम ने नौकरों के साथ सारा सामान महल के अंदर भिजवा दिया था। अब वो अमर, सावित्री, विशाल और कनिका मुख्य द्वार की चौखट से महल के अंदर आए। प्रवेश करते ही इतना बड़ा हॉल देखकर विशाल और कनिका एकदम हतप्रभ रह गए थे। पुराने सोफे और मेज बदलवा दिए थे। हर कोने में 7-7 फीट की पुरानी मूर्तियां थीं, जिन पर लगी धूल की परत को पूरी तरह झड़वा दिया गया था। हालांकि समय की मार के कारण वे मूर्तियां उतनी आकर्षक नहीं रह गई थीं, लेकिन उनकी कढ़ाई किसी और को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर सकती थी। दीवार पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से सभी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। दीवारों से जुड़ी बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे लगवा दिए गए थे। हॉल में ही कोने की तरफ एक रसोई थी, जिसमें बर्तन वगैरह का इंतजाम विक्रम ने ही करवाया था। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर 5 अलग अलग कमरे थे, जिनमें से 2 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ थे। घुमावदार सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं। दूसरे फ्लोर पर भी 5 कमरे उसी ढंग से बनाए गए थे। विक्रम बोला, सभी कमरों में कुछ ज्यादा ही बड़े साइज के बिस्तर थे। अब उन्हें हटवाना बड़ा ही मुश्किल भरा काम था, और उस साइज के गद्दे भी यहां नहीं मिल सकते थे, इसलिए नॉर्मल गद्दे ही बिछवा दिए हैं। वैसे भी ज्यादा दिन तो यहां रुकना नहीं, उम्मीद है कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अमर उसकी तरफ प्रशंसा के भाव से देखता हुआ बोला, तुमने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है विक्की। मुझे भरोसा था कि तुम पहले आ जाओगे तो सारा इंतजाम अच्छे से करवा दोगे। वैसे शालिनी और माधव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अमर के इतना बोलने की देर थी कि वहीं पास के एक कमरे से दौड़ता हुआ 11 साल का माधव और उसके पीछे पीछे मुस्कुराती हुई शालिनी बाहर निकल आए। माधव दौड़ते हुए आया और सीधा विशाल के पेट पर एक मुक्का जड़ दिया। विशाल थोड़ा पीछे हटकर बोला, ओए, तू जब भी मिलता है तो मुझे मारने क्यों लगता है यार? बस ऐसे ही मजा आता है, माधव ने एक मुक्का और लगाते हुए कहा। शालिनी सबसे पहले सावित्री के गले लगी और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, ये तो बड़ा अच्छा वेकेशन हो गया। सावित्री बोली, और नहीं तो क्या, अब तक मैं तो सिर्फ एक बार ही आई थी महल, और वो भी सालों पहले, जब ससुर जी का अंतिम संस्कार होना था। लेकिन बच्चे एक भी बार यहां नहीं आए, तो मैंने सोचा इन्हें भी लेती आऊं। जब पुश्तैनी जमीन बिकी रही है तो ये बेचारे कम से कम एक बार तो ये जान लें कि हमारा इतिहास क्या हुआ करता था। विक्रम बोला, अच्छा, अब आप लोग बैठिए। भाई साहब के कहने के बाद मैंने नए फर्नीचर मंगवाए थे। इनका कुछ पैसा तो वसूल हो, मैं तब तक किसी से चाय बनवाने के लिए बोलकर आता हूं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ